सो गाइस अ वेरी गुड मॉर्निंग। केस काफी इंपॉर्टेंट है, प्लीज वीडियो को एंड तक देखना। फॉर एग्जांपल आप इनकम टैक्स में टीडीएस डिडक्ट करना है, वो भी फॉरेन पेमेंट्स में। तो फॉरेन पेमेंट्स में टीडीएस डिडक्ट करने के लिए सबसे पहले आपको चेक करना पड़ता है कि इनका नेचर क्या है पेमेंट का। रॉयल्टी है, इंटरेस्ट है या फी फॉर टेक्निकल सर्विस है। अगर इन तीनों में से कुछ नहीं है तो क्या जो आप एक्सपेंस कर रहे हो वो बिजनेस नेचर का है। तो उस केस में आपको चेक करना पड़ता है ये जो फॉरेन पार्टी है क्या इसकी कोई एक ऑफिस इंडिया में है, जिसको बोलते हैं परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट, प्यार से बोलेंगे पीई। क्या कोई इसका पीई इंडिया में है? अगर पीई इंडिया में है और ये तीनों नहीं है, रॉयल्टी, इंटरेस्ट या फी फॉर टेक्निकल सर्विस, तो उस केस में क्या एक्सपेंस हुआ? बिजनेस एक्सपेंस हुआ। अगर वो बिजनेस एक्सपेंस है तो आपको टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा। इन द सेंस अगर तो नेचर ये है रॉयल्टी, इंटरेस्ट, फी फॉर टेक्निकल सर्विस, तब तो कुछ देखना ही नहीं है पी इंडिया में है या नहीं है, इसके ऊपर टीडीएस डिडक्ट हो जाएगा, टीडीएस डिडक्ट हो जाएगा। बट अगर ये तीनों नहीं है तो उस केस में बिजनेस नेचर है तो टीडीएस डिडक्ट तभी होगा जब पीई इंडिया में है। तो ये सब रूल्स हैं, ठीक है। तो इसे हम समझते हैं टीडीएस इस केस में कैसे डिडक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। जो केस हमारे सामने है आपके लिए बेनिफिट होगा, तो वीडियो को अभी पॉज करते हैं, वीडियो को अभी लाइक कर दो, बिकॉज आपके एक लाइक से चैनल को बहुत सपोर्ट मिलता है, हमें मोटिवेशन मिलती है ऐसे यूजफुल अपडेट्स टाइमली शेयर करने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, तो प्लीज वीडियो को लाइक अभी कर दो। तो अभी टीडीएस कैसे डिडक्ट होता है, फॉर एग्जाम्पल आपको मैं समझाता हूं। अगर तो आपका नेचर रॉयल्टी का है या फी फॉर टेक्निकल सर्विस है या इंटरेस्ट है, तो आप पहले देखते हो कि इनकम टैक्स एक्ट में सेक्शन 115 ए में कितना रेट लिखा हुआ है। तो सपोज करो जैसे कि रेट जो लिखा हुआ है वो है 10% है, तो जब इंडिया का रेट लगता है वो 10% लगता है, प्लस सरचार्ज प्लस सेस, दोनों रेट लगते हैं। और अगर आप DTAA यूज करोगे, फॉर एग्जांपल सिंगापुर पे आप फी फॉर टेक्निकल सर्विस पे कर रहे हो, सिंगापुर की कंट्री में एक्सपेंस का नेचर है फी फॉर टेक्निकल सर्विस, तो आप DTAA देखोगे, इंडिया और सिंगापुर में साइन हुआ है, तो उनमें एक आर्टिकल 12 है, उसमें फी फॉर टेक्निकल सर्विस का रेट क्या है? 10% है। अगर आप DTAA में जाते हो, बिकॉज आपको रेट यूज करना होता है विच एवर इज बेनिफिशियल फॉर एसएससी, तो उस केस में रेट है 10%, तो ये मैक्सिमम रेट होता है। इस केस में आपको जब आप DTAA यूज करते हो तब आप सरचार्ज और सेस नहीं लगाते, ये मैक्सिमम रेट है, ये आप यूज कर लोगे, इस रेट को लगा के आप टीडीएस डिडक्ट कर लोगे। ये बात मैंने की रॉयल्टी, इंटरेस्ट या फी फॉर टेक्निकल सर्विस। फॉर एग्जांपल अगर ये तीनों जो एक्सपेंस आप कर रहे हो उसका ना रॉयल्टी नेचर है, ना इंटरेस्ट है, ना फी फॉर टेक्निकल सर्विस है, तो उस केस में टीडीएस कैसे डिडक्ट होता है? आपको चेक करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल जो फॉरेन की पार्टी है क्या उनका इंडिया में कोई ऑफिस है, मतलब क्या कोई परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट इंडिया में है। अगर परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट फॉरेन पार्टी की इंडिया में है तो उस केस में अगर एक्सपेंस किस नेचर का है? बिजनेस एक्सपेंस नेचर का। तो अगर पीई इंडिया में है एंड नेचर क्या है? बिजनेस एक्सपेंस है, तो उस केस में जो सामने वाले की मतलब क्या बिजनेस इनकम हो गई है, उसका बिजनेस की इनकम है, मेन इनकम उनका क्या होगी? बिजनेस इनकम होगी। तो उस केस में आप इसके ऊपर एक्सपेंस के ऊपर आप टीडीएस डिडक्ट करते हो। कहने की बात है अगर तो नेचर रॉयल्टी, इंटरेस्ट या फी फॉर टेक्निकल सर्विस है तो आपको देखना ही नहीं है कि इंडिया में पी फॉरेन पार्टी की है या नहीं है, आपको रेट सेक्शन 115 ए या DTAA विच एवर इज बेनिफिशियल अप्लाई कर देना है। बट अगर नेचर इन तीनों में से नहीं है, रॉयल्टी, इंटरेस्ट या फी फॉर टेक्निकल सर्विस, तो उस केस में आपको देखना पड़ेगा क्या फॉरेन पार्टी की पी इंडिया में है। अगर है तो एक्सपेंस अगर बिजनेस नेचर का है, सामने वाले की बिजनेस इनकम है, तो आपका टीडीएस डिडक्ट होगा। तो इस केस में क्या था, समझना ध्यान से, समझते हैं। द डेली बेंच ऑफ ITAT हैज रूल्ड दैट द कंसिडरेशन फॉर एक्सेसिंग डेटाबेस कैन नॉट बी ट्रीटेड एज रॉयल्टी अंडर इंडो यूएस DTAA। आपको आगे पढ़ने से पहले समझा देता हूं। अभी आपको मैंने बताया रॉयल्टी है तो कैसे टीडीएस डिडक्ट होगा, तो आपको पी भी चेक करनी नहीं पड़ती। अब सपोज करो गाइस मैंने एक बुक परचेज की, तो मैंने जब बुक परचेज की तो मैं उस बुक में जो कंटेंट लिखा है उसे एंजॉय करूंगा, उसे पढ़ूंगा। मैं इस बुक को सेकंड हैंड बेच सकता हूं, बट क्या मैं ऐसी और बुक्स बना सकता हूं, रिप्रोड्यूस कर सकता हूं? क्या इस बुक्स में कुछ चेंजेस कर सकता हूं? नहीं। मैंने सिर्फ बुक परचेज की है, इसके कंटेंट को मैं यूज करूंगा, एंजॉय करूंगा, पढ़ूंगा। बट अगर मुझे बुक को रीसेल करना है, मतलब स्क्रैप में सेल कर सकता हूं, उसको सेल नहीं बोलेंगे, वो स्क्रैप सेल है, सेकंड हैंड बेच दी। बट क्या रिप्रोड्यूस कर सकता हूं, इसमें कुछ चेंजेस कर सकता हूं? नहीं कर सकता। बट अगर आपको मेरे को इसको चेंजेस करवाने हैं इस बुक में, तो मुझे इस बुक्स की जो ऑथर का राइट है, कॉपीराइट है, वो मुझे परचेज करना पड़ेगा।
अगर मैंने कॉपीराइट को परचेज कर लिया इस बुक की कि मैं इस बुक को चेंजेस कर सकता हूं, उसे बोलते हैं रॉयल्टी गाइस। अगर सिर्फ बुक परचेज किया पढ़ने के लिए, उसको हम डेटाबेस को हम रॉयल्टी नहीं बोल सकते। बट अगर हमने बुक परचेज किया विद कॉपीराइट, मतलब ऑथर के राइट्स मेरे पास आ गए हैं, इसको मैं चेंजेस कर सकता हूं, रिप्रोड्यूस कर सकता हूं, तो उस केस में हम इसे रॉयल्टी बोलेंगे। रॉयल्टी बोलेंगे तो टीडीएस कट जाएगा। तो यहां पे क्वेश्चन क्या हुआ कि जो हमें डेटाबेस की एक्सेस मिल रही है, इंडिया में जो पार्टी बैठी है और वो उनकी पेमेंट कर रहे हैं उसको यूज करने की, तो क्या उस पेमेंट को रॉयल्टी मानेंगे? अगर रॉयल्टी मानेंगे तो क्या टीडीएस डिडक्ट होगा? ऐसा क्वेश्चन है। ऑब्वियस ही बात है, अगर रॉयल्टी होगी तो टीडीएस डिडक्ट होगा ही होगा। तो ये क्वेश्चन था। यहां पे क्या था, यही मैंने जो एग्जांपल दिया, द परचेजर ऑफ द बुक डज नॉट एक्वायर द राइट टू एक्सप्लॉइट द अंडरलाइंग कॉपीराइट। बुक्स परचेज करते हो, सिर्फ आप उसके कंटेंट को यूज करते हो, आप बुक्स रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। सिमिलरली द यूजर ऑफ द डेटाबेस डज नॉट रिसीव द राइट टू एक्सप्लॉइट द कॉपीराइट इन द डेटाबेस। वो सिर्फ एंजॉय कर रहा प्रोडक्ट को नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में। अब यहां पे क्या केस था, द एप्लेंट ऑब्लिक एसएससी अ बिजनेस कॉर्पोरेशन इनकॉर्पोरेटेड इन द यूएसए, मतलब जो फॉरेन पार्टी है वो यूएसए में, उनके अगेंस्ट केस आया था कि आपको ये जो एक्सपेंस, ये जो आपको इनकम हो रही है, ये रॉयल्टी के नेचर की है। तो वो उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि हाँ, हम ये जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं वो एक इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट्स एंड सर्विस है जो ग्लोबल बिजनेस कंटेन कर रहा है और ये फाइनेंशियल न्यूज बता रहा है ऑर्गेनाइजेशन को वर्ल्ड वाइड। इट ऑफर इंफॉर्मेशन वाया न्यूज़पेपर्स, न्यूज वायर्स, वेबसाइट्स, एप्लीकेशंस एटसेट्रा। ये जो कंपनी है, फॉरेन कंपनी है, इन्होंने एक इंडिया में कंपनी को अपॉइंट किया था जिसका नाम था DJCIPL ऑन अ प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल बेसिस फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग इट्स प्रोडक्ट इन द इंडियन मार्केट। वो फॉरेन की पार्टी है, उन्होंने इंडिया की कंपनी को अपॉइंट किया उनको। अब इंडिया की कंपनी क्या करती है, उनके डेटाबेस को सिर्फ यूज करती है, प्रोडक्ट को, एक बुक है लाइक जैसे मैंने आपको बताया। अकॉर्डिंगली ये जो एपिलेंट कंपनी थी, मतलब जिन्होंने अपील की थी, जो फॉरेन में बैठे हैं, बिकॉज उनके पास ही ऑफिसर उठ के आए थे कि ये आपको रॉयल्टी मिल रही है। उन्होंने बोला कि हमें तो परचेज प्राइस मिल रहा है फ्रॉम DGCIPL एट एन आर्म लेंथ प्राइस। अब जब स्क्रूटनी होती है तो एओ क्या बोलता है, एओ बोलते हैं ये जो आपको पेमेंट मिल रही है इंडिया की कंपनी से, ये इंडिया में टैक्स्ड होना चाहिए इसके ऊपर एज अ रॉयल्टी इनकम। अब समझ में आया कि एओ फॉरेन की कंपनी को क्यों पकड़ रहा है? इसलिए पकड़ रहा है कि आपको इसको इंडिया में टैक्स देना था, और टैक्स देने के लिए वो क्यों बोल रहे थे, ये जो कि आपको डेटाबेस की पेमेंट मिल रही है वो रॉयल्टी इनकम है। ये जो इंडिया की कंपनी में, इंडिया में जो कंपनी बैठी है DJCIPL, ये आपको जो पेमेंट कर रहे हैं वो रॉयल्टी का नेचर है और आपको इसे इंडिया में टैक्स देना पड़ेगा, इसलिए सब ये लड़ाई हो रही थी। केस है, ये केस का टाइटल है, हम इसे ना एक बार केस लॉ से भी आपको दिखा देते हैं। तो गाइस ये आपके सामने केस आ रहा है, कल भी हमने डिस्कस किया था, वो हमने शेयर नहीं किया अपने टेलीग्राम में, आज हम उसे शेयर कर देंगे। आप जाके टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आपके सामने ये केस है और इसको हम एंड में पढ़ते हैं जिसमें कंक्लूजन क्या निकला है आप ये देख सकते हो। इन द प्रेजेंट केस द एपिलेंट, मतलब फॉरेन पार्टी क्या कर रही है, सिर्फ एक्सेस दे रही है टू यूज इट्स डाटाबेस टू इंडियन कंपनी। सो इन आर कंसिडर्ड ओपिनियन, ITAT बोल रही है, द पेमेंट रिसीव्ड कैनॉट बी सेड टू बी रॉयल्टी इन नेचर। अगर रॉयल्टी नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है फिर टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा, क्योंकि इनकी इंडिया में भी पीई नहीं है। द ट्रांजैक्शन अंडर कंसिडरेशन इज फॉर प्रोविजन ऑफ एक्सेसिंग डेटाबेस। सिर्फ एक बुक को पढ़ने के लिए दिया जा रहा है, मतलब डेटाबेस को यूज करने के लिए दिया जा रहा है। हेंस द सेम कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज रॉयल्टी अंडर आर्टिकल 12 ऑफ द इंडिया USDTAA। वी देयरफॉर सेट असाइड द फाइंडिंग्स ऑफ द AO, क्योंकि AO ने क्या किया था, फॉरेन कंपनी को पकड़ लिया था, एंड डायरेक्ट द AO टू डिलीट, ये जो आप एडिशन कर रहे हो इसको डिलीट कर दो। और अकॉर्डिंगली ये केस हैंडल हो गया, खत्म हो गया और एसएससी के फेवर में आ गया। आई बिलीव आपको वीडियो काफी अच्छी लगी होगी। वीडियो में कुछ भी चलो तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना। टिल देन गुड बाय एंड थैंक यू सो मच।